हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 7 जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। देखो, हम अल्कोहल्स की बहुत सारी रिएक्शन पढ़ चुके हैं और आज हम बात करेंगे इनके एसिडिक बिहेवियर की और हमारे अल्कोहल्स के साथ हमारे एक्टिव मेटल की जो रिएक्शंस है वो कैसे होती हैं। देखो, जो फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट रिएक्शन जैसे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब रिएक्शन पढ़ी थी वहाँ भी जो हमारा Mg मेटल होता है वो कैसा होता है भाई, एक्टिव मेटल होता है। अब नेक्स्ट जो थ्योरी हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया था भाई, लॉरी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसका नाम हो गया ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड कॉन्सेप्ट। इसको हम ब्रोंस्टेड की थ्योरी भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है भाई, इसमें जो हमारा अल्कोहल है ये हमें पता है कि हमारा अल्कोहल एसिडिक बिहेवियर का है, इसके साथ हम एक बेस की रिएक्शन करवाते हैं और जब हम इसकी रिएक्शन किसी बेस से करवाते हैं तो हमें जो कंपाउंड्स मिलते हैं उसमें एक कॉन्जुगेट एसिड और एक कॉन्जुगेट बेस मिलता है। मतलब जो हमारा एसिड होता है उसका मिलता है हमें कॉन्जुगेट बेस और जो हमारा बेस होता है उसका मिलता है हमें कॉन्जुगेट एसिड। अब इसमें एक फिनोमिना होता है, हमारा एसिड जितना वीक होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। मतलब मुझे ये पता है कि भाई अल्कोहल बहुत वीक एसिड होते हैं, मतलब इनका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, इनका कॉन्जुगेट बेस जो है वो भाई स्ट्रॉन्ग होगा। और जो मेरा ये बेस जिससे मैं रिएक्शन करवा रही हूँ अगर ये वीक है तो इसका जो मेरा एसिड बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं भाई एल्युमिनियम मेटल के साथ। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ करवाएंगे वैसे ही होता क्या है, देखो मैंने बोला एक्टिव मेटल के साथ जब भी रिएक्शन करवाओगे तब क्या होगी, एक हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट होगी, साथ में क्या होता है इसमें से होती है हाइड्रोजन गैस लिबरेट। अब ये ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेता है हमारे इस एल्युमिनियम के साथ। तो जब ये वाला बॉन्ड फॉर्म होता है तब क्या होता है, ये प्रॉपर्टी मुझे पता है कि जो एल्युमिनियम होता है उसके ऊपर +3 चार्ज होता है। ठीक है, अब +3 चार्ज हुआ, इसका मतलब ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल बना है कितने टाइम्स बनेगा भाई, 3 टाइम्स। तो ये बात आप याद रखोगे कि एल्युमिनियम के पास 3 कैटायंस होते हैं, इसलिए हमारा जो अल्कोहल है वो ट्राईऑक्साइड के फॉर्म में जो है हमें मिलता है और उसके साथ कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन, क्योंकि एल्युमिनियम भी क्या है, एक एक्टिव मेटल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा भाई ब्रोंस्टेड-लॉरी के साथ। अब नेक्स्ट हम इनकी चेक करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए सिंपल सा फंडा है, हमें जिस भी मॉलिक्यूल में एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी होती है हम क्या करते हैं, उसका हाइड्रोजन पहले जो है रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहले 1 डिग्री अल्कोहल की बात करती हूँ। जैसे ये मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, ये मेरे पास CH3COH और CH3, ये मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है और एक मैं कंपाउंड बनाती हूँ ऐसा कुछ CH3CO CH3 और CH3, ये मेरे पास भाई 3 डिग्री अल्कोहल है। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने बोला एसिड का बिहेवियर क्या होता है, H आयन डोनेशन का। तो मैं क्या करती हूँ, इन तीनों में से भाई H आयन को डोनेट कर देती हूँ। जब मैं इन तीनों के H आयन को डोनेट कर दूंगी तब मिलेगा जो मेरे पास क्या मिलेगा, देखो H+ है ना, तो H+ चला गया। अब मेरे पास क्या बचा भाई, हर एक एटम का जो है नेगेटिव आयन जो मेरे पास मिला ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, जो हमारे पास कंपाउंड बचा है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेवियर शो करेगा। तो पहले चेक करते हैं हम किसके अंदर, 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर। 1 डिग्री अल्कोहल से मैंने देखा भाई एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो मिथाइल का नेचर है कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, मतलब उसकी प्रॉपर्टी होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ये इलेक्ट्रॉन देगा मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ते ही क्या होता है, स्टेबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी स्लाइटली जो है कम हो जाएगी कंपैरेटिव टू पहले वाले जो हमारे पास आयन है। ठीक है, अब नेक्स्ट 2nd डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है भाई ये 2nd डिग्री अल्कोहल है, हमें पता है। अब इससे जो ऑक्सीजन एटम अटैच्ड है इसको क्या होगा, देखो यहाँ से भी इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगी, यहाँ से भी और इस कार्बन से भी। मतलब भाई इस वाले ऑक्सीजन को तो 2 कार्बन जो है साथ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस वाले 1 डिग्री अल्कोहल के कंपैरिजन में। ठीक है,
अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हमारा 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो ज़्यादा स्टेबल हुआ कंपैरेटिव टू 2 डिग्री अल्कोहल। अब देखते हैं हम 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में। जो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल का कार्बन है, इसे देखो 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल एंड 3 मॉलिक्यूल, मतलब हमें तीन मिथाइल मॉलिक्यूल हमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब ये बहुत लीस्ट स्टेबल कंपाउंड जो है हमें मिला। इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा स्टेबल हमें मिला, देन 2 डिग्री अल्कोहल और देन 3 डिग्री अल्कोहल। मैंने आपको बोला जितना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड हमें मिलेगा हाइड्रोजन आयन हटने के बाद, उतना ही स्टेबल जो है हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो सेम ही ऑर्डर जो है हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ का रहेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। क्या एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल आपको समझ में आया? कैसे हमने चेक किया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स के अंदर हमने इनकी स्टेबिलिटी चेक की और फिर हमने देखा कि भाई 1 डिग्री अल्कोहल मोस्ट स्टेबल है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। अब ये तो बात हुई भाई इनकी एसिडिक नेचर की, सिर्फ इनके अल्कोहल्स मॉलिक्यूल के साथ। अब अल्कोहल की और वाटर मॉलिक्यूल की हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं। देखो मैं कोई भी अल्कोहल ले लूँ, ठीक है, हर एक, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 डिग्री अल्कोहल ही लेती हूँ, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब जैसे मैंने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, वैसे इसकी स्ट्रेंथ मैं चेक करती हूँ हमारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। वाटर मॉलिक्यूल से एक H आयन गए तो हमारे पास मिला भाई OH आयन। क्या इस ऑक्सीजन को कोई ऐसा मिथाइल ग्रुप है या कोई ऐसा एटम अटैच्ड है जो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा हो? नहीं है ना। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई इस वाटर मॉलिक्यूल से तो ज़्यादा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हमारा ज़्यादा एसिडिक होता है कंपैरेटिव टू अल्कोहल। ठीक है, तो हमारे एसिडिक बिहेवियर देख लेते हैं हमारे वाटर मॉलिक्यूल और हमारे अल्कोहल के बीच में। तो हमने देखा कि हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी जो एसिडिक नेचर है कंपैरेटिव टू अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है ज़्यादा आई थी। ये बात हुई अल्कोहल और हमारे वाटर मॉलिक्यूल की एसिडिटी की। अब हम कुछ और मॉलिक्यूल्स की भी एसिडिटी चेक करते हैं। जैसे ये कोई कंपाउंड जो गिवन है भाई, ये मेरे पास कोई प्रोपाइन है, एल्काइन है ना, इसमें हमने सबसे पहले डिसाइड किया एसिडिक बिहेवियर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हम उसकी हाइड्रोजन आयन का डोनेशन करके हमें देखेंगे जो हमारे पास एनायन स्पीसीज बचती है वो कितनी स्टेबल है। वो जितनी स्टेबल होगी उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। अब ये मेरे पास स्पीसीज कोई बची, देखो अब इसमें क्या हो रहा है भाई, इसका जो कार्ब एनायन जो मेरे पास मिला है ना मुझे, इसमें तो तीन बॉन्ड एक साथ जो है क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब भाई ये तो अल्कोहल से भी ज़्यादा लीस्ट स्टेबल हुआ, क्योंकि अल्कोहल में तो एक बार एक, फिर दूसरा और फिर तीसरा आ रहा था। यहाँ तो एक कार्बन जो है इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करके इसकी स्टेबिलिटी को बहुत कम कर रहा है। तो ठीक है, क्या होता है भाई, हमारा सबसे स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल, फिर हमारा अल्कोहल और फिर हमारा क्या हमें मिला, एल्काइन मॉलिक्यूल। अब हम अमोनिया की बात करते हैं। देखो जो हमारे अमोनिया होते हैं ना, इसमें क्या होता है, जैसे हम NH3 में से क्या करते हैं, एक NH को डोनेट करते हैं, एक H आयन को डोनेट करते हैं, फिर जो हमारे पास NH2 बचा, इसमें देखो क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वैसे ही ज़्यादा होती है। तो क्या होता है भाई, इसका नेचर तो और भी ज़्यादा कैसा होता है, और भी ज़्यादा नेगेटिव होता है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो वैसे ही ज़्यादा है, नेगेटिव आयन पर नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा, तो ये भी और कम स्टेबल होता है कंपैरेटिव टू अल्कोहल। इसके लिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी जो है कम होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे एल्केन्स की और लास्ट में हम बात करेंगे हमारी हाइड्रोजन की। देखो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो इतना क्लोज होता है कि इसकी एसिडिक, इसका जो H आयन होता है इसको डोनेट करना ही बहुत मुश्किल होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है, इसको तोड़ना ही बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसकी एसिडिटी तो बहुत कम होती है। जब ये टूटेगा ही नहीं, डोनेशन देगा ही नहीं, तो भाई ये एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे हम इसकी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये बात हुई भाई हमारे इनके एसिडिक ऑर्डर की। जैसे हमने एसिडिक ऑर्डर देखा भाई, इसका उल्टा ही हमें क्या मिलेगा, हमारा बेसिक ऑर्डर। तो यहाँ बात हो जाएगी हमारे इनके बेसिक ऑर्डर की, जो सबसे ज़्यादा लीस्ट एसिडिक था वो मोस्ट बेसिक हुआ। वैसे ही हमने ये सारे कंपाउंड्स देख लिए भाई हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं हम, हमारे एसिडिक नेचर हमने देख लिया, हमने हमारा बेसिक नेचर देख लिया।
अब हम बात करेंगे एक और रिएक्शन की जिसका नाम है एस्टरिफिकेशन। भाई ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसका मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है और इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट क्यों है वो अभी पता चल जाएगा। एस्टरिफिकेशन में जो बनता है ना हमारे पास, वो बनता है भाई एस्टर। नाम से ही क्लियर है, एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर का फॉर्मेशन। एस्टर किससे बनता है, हमारे पास एक एसिड मॉलिक्यूल और हम लेते हैं एक अल्कोहल। देखो सिंपल सा आपको क्या दिख जाएगा, आप ये देख पाओगे कि भाई जो हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एसिड का नेचर जो होता है वो क्या होता है, एच आयन डोनेशन का, और यहाँ से अल्कोहल से निकल जाएगा OH और सिंपल बन जाएगा हमारा एस्टर। हम देख लेते हैं ऐसा ही हो रहा है, मतलब हमें जो दिख रहा है वो क्या दिखा था भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, वो क्या करेगा, अपनी हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा और OH से अल्कोहल से निकलेगा OH और मुझे मिल जाएगा मेरा एस्टर। पर क्या हुआ, हमें पता चला कि भाई ऑक्सीजन का जो है यहाँ पे दो अलग अलग आइसोटॉप्स यूज हुए। आइसोटॉप्स मतलब जिनके क्या थे, एटॉमिक मास डिफरेंट थे। मतलब एक ऑक्सीजन ऐसा था जिसका एटॉमिक मास 16 था और एक ऑक्सीजन ऐसा था जिसका एटॉमिक मास 18 था। फिर हमने क्या देखा, जैसे ही हमारा एस्टर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ वैसे ही क्या होता है, हमारे एस्टर मॉलिक्यूल में ये वाला ऑक्सीजन आ जाता है जो वाटर मॉलिक्यूल से निकल रहा था, जबकि आना कौन सा ऑक्सीजन चाहिए था, O16 वाला। तो आ कौन सा गया हमारे पास, अल्कोहल वाला O18 वाला जिसका एटॉमिक मास जो है ज़्यादा था। फिर ये हुआ कैसा, इसके लिए हमने भाई इसके मैकेनिज्म को देखा कि भाई इसमें होता क्या है एक्चुअली। देखो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस रिएक्शन के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो भाई अपना H आयन की जगह अपना OH आयन जो है वो डोनेट करता है। देखो ये मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास अल्कोहल और वो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं मान लेती हूँ भाई ये मेरा कोई अलग आइसोटॉप है, मतलब O18 वाला ऑक्सीजन है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में करवाते हैं, मतलब H आयन के साथ हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले वापस से इस H आयन को दिखता है कि इसके पास क्या है भाई, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो क्या करता है भाई, ये ऑक्सीजन के पास जाकर चिपक जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन के पास जाके चिपकता है फिर होगा क्या, COH, और इस ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन आ जाएगी और साथ में आ जाएगा भाई एक पॉजिटिव चार्ज। हमेशा की तरह ऑक्सीजन के ऊपर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल होता है। इसलिए क्या होगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक होता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देता है और सिंपली हमारे पास क्या बचता है, CH3COH और मेरे पास ये मिल गया भाई OH। लेकिन ये जो है मेरे पास क्या मिला मुझे, कार्ब कैटायन। जैसे यहाँ कार्ब कैटायन आता है वैसे क्या करता है, ये जो अल्कोहल वाला ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर इस वाले एसिड को दे देता है। जैसे ये रिएक्शन होती है, जैसे ये वाला ऑक्सीजन के पास वैकेंसी आती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, वैसे ही अल्कोहल आके यहाँ जुड़ जाएगा OR- और RH, ठीक है। और यहाँ है भाई हमारा OH, है ना। अब क्या होगा, जैसे देखो इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड बनाते ही इसके पास फिर से आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आते ही ये स्पीसीज हो गई अनस्टेबल। तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है यहाँ से निकल जाता है और जो नेक्स्ट हमारे पास स्पीसीज बनी वो क्या बनी, CH3C, यहाँ OH था मेरे पास, यहाँ मेरे पास एक OH था और यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन निकलने के बाद ये मुझे मिल गया भाई OR-, ठीक है। अब जैसे ही वो हाइड्रोजन निकलता है, निकलने के बाद इसमें होता है रिवर्स प्रोटोनेशन, मतलब वो हाइड्रोजन जो मेरे पास यहाँ से निकल रहा है ना, वो यहाँ से तो निकल रहा है लेकिन इस वाले OH के साथ जो है रिएक्शन कर रहा है। आप बोलोगे सर इस वाले OH के साथ वो रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा मैम, देखो ये मेरा ऑक्सीजन प्रोटोनेट वाला है, ठीक है, ये मेरे पास अल्कोहल वाले ऑक्सीजन है। अब आप सोच रहे हो कि इसके साथ क्यों रिएक्शन कर रहा है, इस वाले अल्कोहल OH के साथ भी तो रिएक्शन कर सकते हैं, एक ही तो बात है। देखो क्या होता है, यहाँ पे पहले पार्शियली डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, उसकी वजह से अभी तक भी यहाँ हल्के हल्के से जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो प्रेजेंट है, इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। उसने कोशिश तो यहाँ पे आके भी की पर ये बॉन्ड उससे टूटा नहीं, तो ये यहाँ पे आके जुड़ गया और क्या बनाया इसने, CH3COH OH
2 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है भाई R-O। अब जैसे इस मॉलिक्यूल में वाटर का मॉलिक्यूल आता है वैसे भाई इसका भी क्या निकल जाता है H2O, और मेरे पास जो रिएक्शन बनी वो क्या बनी OR-OCOH। ठीक है, अब वापस क्या हुआ, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम, जैसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है मतलब इसके पास कार्बन पॉजिटिव चार्ज आया, फिर क्या होता है ये वाला जो हाइड्रोजन है ना इसको आती है भाई इसके ऊपर दया, और क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से कर देता है इस कार्बन को डोनेट। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करता है तो हमारे पास रिएक्शन क्या बनती है CH3C डबल बॉन्ड OR-। अब ये वाला जो ऑक्सीजन मेरे पास था वो कौन सा था भाई, आइसोटॉप वाला। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास जो एस्टर ये जो बन गया, अब मेरे पास ये जो एस्टर बना है मैं इसमें देख रही हूँ भाई मेरे पास कौन सा वाला ऑक्सीजन आया है, एल्कोहल वाला, और जो मेरे पास क्या निकला आर का, मेरे पास क्या निकला H आयन, और इस एस्टर से जो OH मिला वो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे भाई वाटर मॉलिक्यूल का जो है फॉर्मेशन करते हैं। और ये रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन आइसोटॉप है मतलब इसमें जो हमारा हाइड्रोजन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह एल्कोहल का निकलता है। तो क्या ये बात याद रहेगी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का आइसोटॉप नहीं निकल के जो मेरा हाइड्रोजन निकलता है वो किसका निकलता है भाई, एल्कोहल का। और ये बात हमने अभी अभी देखी थी कि जो हमारे एल्कोहल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी लिटिल बिट एसिडिक नेचर जो है शो करते हैं। तो एस्ट्रिफिकेशन का मैकेनिज्म हमेशा याद रखना है। मैकेनिज्म याद करने के लिए क्या करना है, मेरे साथ साथ मैकेनिज्म लिखना है, प्रैक्टिस करना है, 2-3 बार बिना देखे भी उसको लिखने की कोशिश करनी है। इससे ना 2 फायदे होंगे, एक तो आपको मैकेनिज्म याद हो रहा है वो अलग, और दूसरा जो होगा आपकी जो रिएक्शन कभी डायरेक्टली पूछेगा तो वो कभी गलत नहीं होगी क्योंकि आपको हमेशा क्या है उसका मैकेनिज्म याद रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हुई भाई एस्ट्रिफिकेशन के मैकेनिज्म की बात। अब हम बात करते हैं CO बॉन्ड के क्लीवेज की। ये बात हम अभी अभी करके आए हैं कि हमारा जो अल्कोहल होता है उसके पास 2 बॉन्ड क्लीवेज होते हैं, एक तो C के साथ ऑक्सीजन का और CO के साथ हाइड्रोजन का। अब हम बात करते हैं C के साथ ऑक्सीजन का जब बॉन्ड क्लीवेज होता है तो हमें टेस्ट मिलता है ल्यूकास टेस्ट। इस ल्यूकास टेस्ट की बात हम पहले भी कर चुके हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में। अब आप सोच रहे हो मैम आप हर बार हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, जी बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि हम अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और यहाँ हर चैप्टर, हर नेक्स्ट चैप्टर प्रीवियस चैप्टर से जो है बहुत ज़्यादा लिंक होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, ल्यूकास टेस्ट किसको बोलते हैं हम, HCl और ZnCl2 का जो कॉम्बिनेशन होता है ना इसको बोलते हैं भाई हम ल्यूकास का टेस्ट। इस ल्यूकास ने क्या किया था, इसने 3 तरीके के अल्कोहल लिए थे। कौन से 3 तरीके के, एक तो लिया था इसने 1 डिग्री का, दूसरा भाई इसने जो लिया वो 2 डिग्री का अल्कोहल लिया, और जो इसने तीसरा अल्कोहल लिया वो भाई इसने 3 डिग्री का अल्कोहल जो है लिया, ऐसे कोई है ना। अब इसने क्या किया, इन तीनों अल्कोहल में क्या डाला, HCl ZnCl2 मतलब ल्यूकास एजेंट डाला, ल्यूकास रिएजेंट भी हम इसको बोलते हैं। इसने डाला HCl और ZnCl2, यहाँ भी इसने यही डाला और यहाँ भी भाई इसने ल्यूकास का रिएजेंट डाला। जब इसने रिएक्शन करवाई तो इसने क्या देखा कि जैसे ही ये 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ तो यहाँ पे जो है टर्बिडिटी आती नहीं है कंपाउंड में बहुत देर तक, मतलब CH3Cl का फॉर्मेशन जो है बहुत देर में जाके होता है। जब इसने ये वाला कंपाउंड करवाया, इस वाले कंपाउंड की रिएक्शन करवाई, तभी भी इसने क्या देखा भाई ये थोड़ी इससे थोड़ी जल्दी हो जाती है, लेकिन जब ये 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ तो क्या होता है, इंस्टेंटली यहाँ पर क्या होता है, ये जो रिएक्शन है वो हो जाती है। मतलब इस जो यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड बना ये हैंड टू हैंड टर्बिडिटी शो कर देता है। ठीक है, अब इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला, इसने बहुत देर तक वेट किया तो उसने जब देखा आधे घंटे के बाद इस वाले सॉल्यूशन में भी टर्बिडिटी आना शुरू हो जाती है, इसमें ऑलमोस्ट 15 मिनट्स में, और इसमें इंस्टेंटली जो है इसके पास सॉल्यूशन में टर्बिडिटी आ जाती है। तो इसने ये देखा कि 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन जब हम ल्यूकास रिएजेंट से करवाते हैं तो भाई हमें जो है हमारा एल्किल हैलाइड बहुत देर में मिलता है। मतलब जब भी हमें हमारे अल्कोहल्स को क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा या चेक करना होगा कि जो हमें अल्कोहल गिवन है
वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, ल्यूकास का टेस्ट उनके साथ कर सकते हैं और हमें जो हमारी टर्बिडिटी के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारा गिवन सॉल्यूशन, गिवन मॉलिक्यूल 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री या 3 डिग्री। क्योंकि अल्कोहल जब आपको क्या होता है, जब आपको बीकर में दिया जाएगा ना तो वो एकदम वाटर जैसा दिखेगा, तो आप तो पहले ये क्लासीफाई नहीं कर पाओगे कि वाटर है या अल्कोहल। उसके बाद आपको ये भी चेक करना है उसमें डिग्री ऑफ अल्कोहल की। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम कुछ एक टेस्ट करते हैं हर कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब देखो इसमें ऐसा होता क्यों है, ये बात इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे जो है ना कार्ब केटायन की फॉर्मेशन होती है और हमें पता है 3 डिग्री कार्ब केटायन जब 3 डिग्री अल्कोहल में बनेगा वो मोस्ट स्टेबल कार्ब केटायन होगा, इसलिए वहाँ रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। फिर हमारे पास 2 डिग्री कार्ब केटायन बनेगा और 1 डिग्री अल्कोहल्स में 1 डिग्री कार्ब केटायन की फॉर्मेशन होती है जो कि बहुत कम स्टेबल होते हैं, इसलिए रिएक्शन बहुत देर में जाके होती है। ठीक है, तो आपको समझ में है। CO बॉन्ड क्लीवेज में हमने एक टेस्ट पढ़ा जो कि है ल्यूकास टेस्ट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है भाई वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल। मम्मी हमेशा बोलती थी भाई गर्मियों में तुम भागो मत, दौड़ो मत धूप में, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी मतलब वाटर मॉलिक्यूल की जो है कमी हो जाएगी। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन से हमें हमेशा याद रहेगा भाई डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल। अब होता क्या है, जैसे हमारे अल्कोहल के पास क्या होता है, एक कार्बन के पास OH और उसके साइड कार्बन के पास क्या होती है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की जब भी हम रिएक्शन कंसंट्रेट एसिड्स के साथ करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हमने ले लिया H2SO4 या H3PO4, तो ये मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल ये मॉलिक्यूल जो है एल्कीन्स बना लेते हैं। अब एल्कीन्स क्यों बनती है, उसके लिए तो हमें मैकेनिज्म पढ़नी पड़ेगी। मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हम चेक करते हैं भाई 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स में इनका क्या सीन रहता है। जैसे हम 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो भाई हमें थोड़ा हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है, वो लेना पड़ता है 443 केल्विन और हमें मिलती है हमारी एल्कीन। ये 1 डिग्री अल्कोहल की वजह ना एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना, इसलिए ये हुआ भाई 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ अल्कोहल 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए 2 डिग्री और यहाँ भाई 3 कार्बन के साथ इसलिए 3 डिग्री। अभी डिग्री ऑफ अल्कोहल तो हमने अच्छे से पढ़ ली, मतलब बहुत बार पढ़ ली, तो जिसको नहीं आती होगी ना उसको भी अब डिग्री ऑफ अल्कोहल तो पहचाननी शुरू हो गई होगी। तो जब हम 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं हमें किसी कंसंट्रेट एसिड के साथ, तो हमें मिल जाती है हमारी एल्कीन, पर उसके लिए हमें टेम्परेचर थोड़ा हाई लेना पड़ता है। और जब हम 2 डिग्री अल्कोहल के साथ कंसंट्रेट एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तब भी क्या मिलता है हमें एल्कीन, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा टेम्परेचर 1 डिग्री अल्कोहल के कंपैरिजन में कम करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये तो पता चलेगा मैकेनिज्म में। 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन जब हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाते हैं तो यहाँ हम टेम्परेचर स्लाइटली और कम कर देते हैं कंपैरेटिव टू 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ भी भाई हमें क्या फॉर्म होती है हमारी एल्कीन। तो मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स के अंदर जब भी हम रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, हमारे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवा रहे हैं, तो हर बार हमें एल्कीन्स मिलती है, बस टेम्परेचर का जो है थोड़ा हमें स्लाइटली इफेक्ट कम करना पड़ता है। अब ये होता क्यों है, देखो इस रिएक्शन के अंदर सब सिंपल सी बात है। देखो जैसे ही मेरा CH2OH ये 1 डिग्री अल्कोहल है, अब 2 डिग्री अल्कोहल क्या हुआ CH3 और यहाँ है भाई मेरा OH और ये है मेरा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब होता क्या है, इन तीनों की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, मतलब जो H+ आयन है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और वो हर बार क्या है यहाँ प्रेजेंट OH मॉलिक्यूल से आके जुड़ जाता है। जैसे ही OH मॉलिक्यूल से आके जुड़ता है वैसे ही क्या होता है भाई, यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये वाटर मॉलिक्यूल लेके बाहर चला जाता है। अब जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल लेके बाहर चला गया हमारे पास क्या मिला भाई, हमें हमारा कार्ब केटायन। तो कार्ब केटायन मिलते ही हमें क्या पता चल गया कि भाई कार्ब केटायन मिलते ही हमने ये देख लिया, एक बार तो हमें 3 डिग्री कार्ब केटायन, फिर 2 डिग्री कार्ब केटायन और हमें 1 डिग्री कार्ब केटायन मिले।
मतलब हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन के लिए हमारी रिएक्शन कम टेम्परेचर भी फिजिबल हो रही थी, पॉसिबल हो रही थी। फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन पर थोड़ा सा स्लाइटली टेम्परेचर हमने बढ़ाया, फिर 1 डिग्री पे हमें थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ता है हमारी एल्कीन्स फॉर्मेशन के लिए। तो भाई ये सारी बात हुई हमारी इन सब की डिहाइड्रेशन की। अब बात करते हैं, देखो हमने यहाँ पे इनका ऑर्डर भी चेक कर लिया, मतलब इनका डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होता है, पहले 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो इतनी बात खत्म हुई हमारे अल्कोहल्स की यहाँ पे फॉर्मेशन की। अब भाई नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनके ऑक्सीडेशन, मतलब अल्कोहल का हमने रिडक्शन पढ़ लिया, फॉर्मेशन पढ़ ली। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।